सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम फिर से करेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक उन्मेष का लेसन सेकंड। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ये लेसन के बारे में बताया था, तब हमारा लेसन ये कंप्लीट नहीं हुआ था, आधा हुआ था। तो एक बार फिर से हम पिछला भी रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो देखो इस लेसन में वृक्षों के बारे में बताया गया बेटा। इसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के बारे में, लेकिन स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो वृक्ष होते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वृक्ष क्या करते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। लेकिन आजकल जो लोग हो गए हैं वो लालची हो गए हैं, तो अपने लालच को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, जंगलों को, वनों को काट रहे हैं। तो इसका नुकसान हमें ही हो रहा है। तो वृक्षों के बारे में काफ़ी कुछ पौराणिक कथाएँ भी प्रचलित हैं। जैसे राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद के बारे में प्रचलित है कि ये जो वृक्ष है ये त्रिदेवों का एक तरह से निवास स्थान ही माना जाता है, क्योंकि इसकी जो छाल है, छाल को विष्णु बोलते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं वट वृक्ष की, उसको हम ब्रह्मा बोलते हैं। और इसकी जो शाखाएं होती हैं वो भगवान शिव का प्रतीक है। और कुबेर देवता का इस वृक्ष में निवास है। और लक्ष्मी जी भी हर रविवार को वृक्ष से मिलने आती है। इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है कि एक सावित्री नाम की एक औरत थी, उसके पति का नाम था सत्यवान। तो उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक ही। उस वक्त वो क्या कर रहे होते हैं, लकड़ियाँ काट लेने के लिए जंगल में गए होते हैं। तो अचानक उसके जो पति होता है सत्यवान, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो सावित्री होती है वो वट वृक्ष की पूजा करती है, व्रत रखती है। तो उसका जो पति होता है वो जीवित हो जाता है। तो उस दिन से जो स्त्रियाँ हैं अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं और वृक्ष की परिक्रमा भी करती हैं। तो ये जो वट वृक्ष है ये अलग अलग जगह पर, जैसे बरगद जो वृक्ष है वो अलग अलग जगह पर वो है। जैसे होशंगाबाद में भी है, कोलकाता में भी है। कोलकाता में इसकी जो तने का दायरा है वो 51 फीट है। तो बेटा ये हमने सब किया था। आगे है फलों का राजा आम। आम के बारे में भी बताया था। इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है कि जब रावण जो था सीता को हरण करके ले जाता है तो उनको अशोक वाटिका में रखता है। तो जब हनुमान जी उसको ढूंढते हुए वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर वो एक वृक्ष पर विश्राम करते हैं। तो वो जो वृक्ष होता है आम का वृक्ष होता है। तो आम के वृक्ष पर जब बैठते हैं तो वो उनको भूख लगती है काफ़ी। तो वो क्या करते हैं, आम के वृक्ष पर फल लगे होते हैं, यानी मैंगो लगे होते हैं, आम लगे होते हैं, उनको तोड़कर खाते हैं और उनकी जो गुठलियाँ होती हैं उसको क्या करते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। तो एक तरह से जो ये आम का वृक्ष भारत में लाने का श्रेय किसको है, हनुमान जी को है। तो हनुमान जी कहाँ से लाए थे इसको, श्रीलंका से। आगे बेटा इसके बारे में ये भी मानते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों के बाहर बंधनवार बांधते हैं पत्तों की। ये एक शुभ शगुन होता है बेटा। और इसके बारे में एक और प्रचलित है, उत्तर प्रदेश में इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। जब ये जो पेड़ होता है, पेड़ फल नहीं देता, तो फिर पेड़ का स्वामी क्या करता है, अपने मित्रों के साथ कुल्हाड़ी लेकर जाता है, उसको एक तरह से धमकाता है पेड़ को कि तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो, तुमने ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, तुम फल क्यों नहीं देते हो। तो ऐसे कहते हुए कुल्हाड़ी का वार करता है उस पर। एक तरह से वो जो वार होता है वो दिखावटी होता है। तो उसके जो साथी होते हैं, उस स्वामी के उसके जो साथी होते हैं वो उसको रोकते हैं, तुम इतने निष्ठुर यानी क्रूर मत बनो। तो वो फिर कहता है, जो स्वामी होता है कहता है ये जो पेड़ है वो ढीठ हो चुका है, ये मतलब फल नहीं देता है। तो फिर से उस पर वार करना चाहता है, उसको काटना चाहता है। तो उसके दोस्त उसको रोकते हैं कि चलो इस बार इसको माफ़ कर दो, ये अगली बार पेड़ जो है वो काफ़ी फल देगा। काफ़ी मिनटों के बाद जो मालिक होता है वो मान जाता है। तो उसके मित्र जो होते हैं वो पेड़ को कहते हैं कि पेड़ भैया अब तो हमने तुमको बचा लिया है, तो अब तुम अगले साल इस पर खूब फल देना। तो ये उत्तर प्रदेश में एक कहानी है बेटा। आगे शिव जी का प्रिय बेल। बेटा वहाँ तक हमारा हो चुका था लेसन, तो आज हम आगे पढ़ेंगे शिव जी का प्रिय बेल। तो देखो बेटा, बेल को संस्कृत में बिलव अथवा अंग्रेजी में वुड एप्पल कहते हैं। यह शिव जी का प्रिय माना जाता है। इसके पत्ते शिव जी के पूजन में चढ़ाए जाते हैं, इसलिए अधिकतर शिव मंदिर के पास इस वृक्ष को अवश्य लगाया जाता है। अब देखो जो बेल का पेड़ होता है वो शिव शंकर को बहुत प्यारा होता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। तो हम अगर किसी शिव मंदिर में जाए तो वहाँ पर आपको ये पेड़ अवश्य देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर देखने को मिल जाता है ये बेल का पेड़ शंकर भोले जी के मंदिर में।
बंगाल में दुर्गा पूजा के दिनों में दुर्गा देवी को बेल की एक शाखा जो उत्तरी पूर्वी दिशा के पेड़ से लाई गई हो के स्पर्श से जगाया जाता है। बिहार की लोक कथा में एक लोकोक्ति है कि गंजे सिर के साथ बेल के पेड़ के नीचे नहीं जाते। माना जाता है कि बेल का फल गंजे सिर की ओर आकर्षित होता है। अब देखो बंगाल के बारे में, इसके बारे में मतलब एक मानते हैं कि जो दुर्गा पूजा के दिन जो दुर्गा माता होती है उसको इस पेड़ की शाखा का स्पर्श करके जगाया जाता है। और बिहार में भी इसके बारे में एक लोक कथा प्रचलित है कि जो जिसके सिर पर बाल नहीं होते, कहने का मतलब जो गंजा होता है, तो उसको बेल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बेल का पेड़ होता है वो उस पर आकर्षित होता है और उस पर अपने आप को गिरने से रोक नहीं पाता है। यानी कहने का क्या मतलब, जो बेल का फल है वो उसके ऊपर गिर जाता है। एक और कहावत है, अगर बेल का फल पका है तो इससे कोए को क्या, बेल का फल इतना कठोर है कि कोए की चोंच उसमें नहीं खुल सकती। ऐसी मान्यता है कि यदि बेल और बेर का पेड़ एक साथ निकले हों तो नीचे पानी का स्रोत हो सकता है। अब देखो एक और कहावत कहते हैं कि अगर बेल का फल पका हो तो उसमें भी जो कौवा होता है वो अपनी चोंच नहीं मार सकता, क्योंकि जो बेल का फल होता है वो कठोर होता है। और एक और मान्यता है इसके बारे में, कहते हैं कि जब बेल और बेर का पेड़ जब एक साथ निकले, यानी दो फल होगा ना, एक बेल होगी और एक बेर होगी, तो कहते हैं कि उसके नीचे पानी का क्या होता है, स्रोत होता है। कोई भी पानी का झरना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पानी का स्रोत। तो बेल का वृक्ष लक्ष्मी जी का निवास भी माना जाता है। एक बार लक्ष्मी जी से विष्णु जी ने पूछा, तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? लक्ष्मी जी ने चिढ़कर उत्तर दिया, सारे ब्राह्मण मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं। मैं अपने घर में अर्थात बेल के वृक्ष में शांति से नहीं रह सकती। वे प्रतिदिन मेरे पत्ते तोड़कर शंकर जी पर चढ़ाते हैं। जब वे मेरे घर को नष्ट करते हैं तो मैं उनके घर में क्यों रहूं? अब देखो, बेल के वृक्ष में एक पुरानी कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि इसको लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। एक बार क्या हुआ, जो लक्ष्मी जी से विष्णु जी ने पूछा कि तुम ब्राह्मणों से क्यों नाराज रहती हो, तो लक्ष्मी जी चिढ़ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण तो मेरे शत्रु हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, मेरे बेल के जो पत्ते हैं जहाँ पर मैं रहती हूँ, यानी उनका जो घर है वहाँ पर क्या करते हैं, उनके घर से पत्ते तोड़कर शंकर को चढ़ा देते हैं। कहते इससे जो मेरा घर है वो नष्ट हो जाता है। कहते इस वजह से मैं उनसे नाराज रहती हूँ। एक लोक कथा और प्रचलित है। एक शिकारी था जो हिरन का शिकार करते समय जंगल में भटक गया। जब वह थक गया तो एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने वह रात उसी पेड़ पर गुजारने का निश्चय किया। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें शिवलिंग था। उस दिन शिवरात्रि थी। अपने बैठने के स्थान को आरामदेह बनाने के लिए उसने बेल के पत्ते तोड़े। उनमें से कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिरे। उसके पसीने की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरी। शिकार न मिलने के कारण उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसका व्रत भी हो गया। शिवरात्रि की पूजा की सारी क्रियाएं भी पूरी हो गई। अब देखो इसके बारे में भी कहते हैं कि एक शिकारी था जो शिकार करने के लिए जंगल में गया था। किसका शिकार करने के लिए गया था? हिरन का। लेकिन जब वो थक गया तो वो क्या कि बेल पर चढ़ गया, जो बेल का पेड़ था उस पर चढ़ गया। तो उसने बेल के पेड़ पर रात गुजारने का निश्चय किया। तो उसने क्या किया, बेल के पत्ते जो थे वो तोड़े और उसने अपने नीचे बिछा लिए। पर जब उसने वो पत्ते बिछाए तो कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर पड़े और उसके पसीने की भी कुछ बूंदें गिर पड़ी। तो शिकार, सुबह से वो घूम रहा था, उसको कोई शिकार भी नहीं मिला, तो वो भूखा था, उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो एक तरह से उसका व्रत भी हो गया। तो कहते हैं कि ये शिवरात्रि की जो पूजा की सारी क्रियाएं उसने शिकारी ने क्या कर ली थी, पूरी कर ली थी। बेल के गुद्दे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। पेट के रोगों में यह बहुत लाभदायक होता है। इसकी जड़ें ज्वर को उतारने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखो बेल का जो गुद्दा होता है, जब फल को हम काटते हैं उसके बीच में से गुद्दा निकलता है ना, तो कहते हैं कि वो उससे जब शरबत बनाया जाता है तो वो बहुत स्वादिष्ट होता है और पेट के जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उसको भी ये ठीक करता है। तो ये एक तरह से शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ये जो ज्वर होता है, ज्वर बोलते हैं बुखार को, तो बेल की जो जड़ें होती हैं वो बुखार को उतारने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब बेटा देखो, पशु पक्षियों का प्रिय जामुन। जामुन को संस्कृत में जम्बू या फलेंद्र कहते हैं तथा अंग्रेजी में ब्लैक प्लम या इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं। यह कृष्ण व गणेश के संदर्भ में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। अब देखो, जामुन को संस्कृत में जम्बू भी बोलते हैं, फलेंद्र भी बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्लैक प्लम भी बोलते हैं, इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं। जो भारतीय होते हैं वो क्या बोलते हैं इसको? ब्लैकबेरी। अब कृष्ण और गणेश के संदर्भ में इसको एक पवित्र क्या माना जाता है? वृक्ष माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी इसका महत्व है। बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इसके फलों का रंग तूफानों के बादलों के समान है।
अब देखो इसके बारे में मान्यता क्या है कि जो बादलों का देवता मेघ है उसने जामुन के रूप में अवतार लिया था। इसी के कारण इसका जो कलर होता है वो बादलों के रंग जैसा ही होता है। इसके पत्तों से बंदरमा बनाकर लोग घर के प्रवेश द्वार पर लगाते हैं जिससे वैवाहिक जीवन सुखी रहे। इसे भी अक्सर मंदिरों के पास लगाया जाता है। अब देखो इसके बारे में भी एक मान्यता है, जब किसी का विवाह होता है तो लोग क्या करते हैं, इसकी बंदरमा बनाकर बाहर लगा देते हैं ताकि लोगों जिसका भी मतलब शादी हुई है जिसकी भी, उसका जो वैवाहिक जीवन है वो क्या हो, सुख से बीते। और ये जो वृक्ष होता है ये अक्सर मंदिरों के पास ही लगाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन इसकी छाया में खिलाया जाता है। वनों में अपने आप उगने वाला यह वृक्ष पशु पक्षियों का प्रिय भोजन है। पंचतंत्र की उस प्रसिद्ध कहानी से जिसमें बंदर अपने मित्र मगर को जामुन के फल खिलाता है लगभग सभी परिचित होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लेखक है वो कहते हैं कि जो ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है तो उस वृक्ष की छाया के नीचे बैठाकर ही इनको खिलाया जाता है। कहते हैं ये जो वनों में अपने आप उगने वाला वृक्ष है ये पशु पक्षियों का भी प्रिय भोजन है। जो पशु पक्षी होते हैं वो भी खुश होकर खाते हैं। और एक कहानी भी इसके बारे में प्रसिद्ध है, बंदर और मगर की। आपको स्टोरी के बारे में तो पता ही होगा कि जो बंदर होता है और जो मगरमच्छ होता है वो दोस्त बन जाते हैं। जो बंदर होता है वो जामुन के पेड़ पर रहता है तो मगर के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। तो वो उसके मगर को लालच आ जाता है कि बंदर यहाँ पे बैठता है तो उसका क्या होगा, दिल कितना मीठा होगा। तो ये स्टोरी तो आपको पता ही है बेटा, क्योंकि जो मगर की वाइफ होती है वो उसको लालच आ जाता है बंदर को खाने का कि उसका दिल कितना मीठा होगा। तो वो मगर को बोलती है कि उसको मेरे पास लेके आओ। तो मगर भी लेके जाता है उसके पास, लेकिन बंदर रास्ते में जब लेके जाता है तो मगर उसको बता देता है कि जो मेरी वाइफ है उसने तुमको बुलाया, वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि तुम्हारा जो दिल होगा वो काफ़ी मीठा होगा। तो बंदर वहाँ पे अपनी अकल लड़ाता है तो वो उसको कहता है कि मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। तो फिर वो उसको वहाँ पे वापस ले जाता है। तो इस तरह से वो बंदर जो होता है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचा लेता है। तो बेटा ये स्टोरी आप सबको पता ही है, इस वजह से मैंने ये आपको थोड़ी सी ही स्टोरी बताई है। जामुन का पेड़ विशाल होता है, इसके पत्ते टसर रेशम के कीड़े खाते हैं। इसके फल सभी जीव जंतु खाते हैं। इसके फलों से शरबत और सिरका बनाया जाता है। इसके बीजों से डायबिटीज़ की औषधि भी बनाई जाती है। अब देखो जो जामुन का पेड़ होता है बहुत बड़ा होता है तो इसमें रेशम के कीड़े भी इसको खाते हैं। इसका जो फल होता है सभी को एक तरह से फेवरेट फल होता है क्योंकि जीव जंतु भी खुश होकर खाते हैं। इसके जो फल होते हैं जामुन से शरबत भी बनता है, सिरका भी बनता है। और जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको शुगर की बीमारी होती है, उनके लिए इससे दवाई भी बनती है। इसकी लकड़ी खेती के औजारों में काम आती है। वृक्ष के विवरण से तो हमें समझ आ गया कि वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अब देखो इसकी जो लकड़ी होती है उससे जो किसान होते हैं खेती करने के लिए अपने औजार बनाते हैं। कहते हैं अब इसका जो वर्णन किया इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देवी देवताओं ने इन्हें सम्मान दिया तो हम कैसे तिरस्कार कर सकते हैं। इनकी रक्षा हमें अपने परिवार के सदस्य की भांति करनी चाहिए क्योंकि वास्तव में ये हमारा परिवार है। उत्तराखंड का चिपकू आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि हम चाहे तो संगठित होकर वन संरक्षण कर सकते हैं। अभी भी समय है, हम पेड़ों का विनाश रोकें और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करें। अभी यहाँ पे देखो बेटा बता रहे हैं कि जो पेड़ होते हैं वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। आपने पढ़ा होगा चिपकू आंदोलन के बारे में। देखो चिपकू आंदोलन में क्या हुआ था कि पेड़ों को जो लोग थे वो क्या करते, काटते जा रहे थे फैक्ट्रीज लगाने के लिए। जो अंग्रेज लोग थे वो फैक्ट्रीज लगाने के लिए काट रहे थे पेड़ों को ताकि वहाँ पर अपना कारोबार बना सकें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना सकें। तो जब वो वनों को काट रहे थे तो उस वक्त लोगों ने क्या किया, पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए ताकि पेड़ों को ना काटा जाए। तो बेटा अब आपको पता चल गया जो पेड़ होते हैं वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। तो ये आपका लेसन बेटा ख़त्म हो गया है। तो आपने इस लेसन के जो वर्ड मीनिंग पहले आपने हाफ किए होंगे, तो अब आपने ये जो वर्ड मीनिंग है पूरे कंप्लीट करने हैं बेटा इस लेसन के। मैं आगे आपको एक दो क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ। चलो हम क्वेश्चंस कल करेंगे बेटा। आपने क्या करना है, आपने ये जो लेसन है पूरा कंप्लीट पढ़ना है, रीड करना है। मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, आपने लेसन में से ढूंढने हैं। तो आपने बताना है कि जो शिव जी का प्रिय पेड़ था जिसके पत्ते शंकर को चढ़ाए जाते हैं, उनको उस जो वृक्ष का नाम क्या है। वैसे तो मैंने इसमें जो क्वेश्चन बोला उसमें आंसर आ चुका है, लेकिन आप फिर भी एक बार ट्राई करना क्वेश्चन करने की। और एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो लक्ष्मी माता है उनका निवास किस
पेड़ पर है और जो स्वामी होता है वो कुल्हाड़ी लेकर किस वृक्ष को काटने की कोशिश करता है। तो ये 3 क्वेश्चन है बेटा, ये आपने अपनी रफ नोटबुक पर लिखकर मुझे सेंड करने हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो आज के लिए बेटा आपके इतना ही।